हेलो एवरीवन, ये एनवायरनमेंट चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें। उसके बाद आप ये नेक्स्ट वाली वीडियो जो है कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट जो है वो 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। सो देख लेते हैं आंसर। Producers form the first trophic level of all the food chain. They are called producers because they are autotrophic organisms which alone are able to manufacture organic food from inorganic raw materials by the process of photosynthesis. They capture sun's energy and convert it into chemical energy. The chemical energy is used in combining raw material into organic food. This food is used up by themselves and rest enter the food chain as food for the consumer. मीन्स खाना वो खुद बनाएंगे, उस खाने का यूज़ कर लेंगे और बाकी जो है एनर्जी जो है उनकी जिनको हर्बीवोर्स उन प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो एनर्जी जो है उनकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे तो एनर्जी जो है कार्निवोर्स की बॉडी को ट्रांसमिट हो जाएगी। बट ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होगी, रेस्ट ऑफ एनर्जी जो है एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है। ओके, देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are the human beings most adversely affected by biomagnification? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग जो है, अगर केमिकल का फ्लो आप एक फूड चेन में देखें तो ह्यूमन बीइंग क्यों सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, आंसर देखिए, ये है इसका आंसर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज दे ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। ह्यूमन बींग की पोजीशन क्या है किसी फूड चेन में? हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं ये। एज इन बायोमैग्निफिकेशन सक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इंक्रीजेस इन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। मीन्स जब आप लोअर ट्रॉफिक लेवल से एक हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाओगे तो वहाँ पे जो केमिकल्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। सो इट लीड्स टू द मोस्ट टॉक्सिसिटी एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हेंस मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट अकोमुलेटेड मोस्ट इन देयर बॉडी। बच्चे जो है केमिकल का अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट जो है उनको मिक्सअप कर देते हैं। तो ये टू डिफरेंट कंसेप्ट हैं। केमिकल का कंसेप्ट अलग है और किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका कंसेप्ट अलग है। तो दोनों कंसेप्ट को मिक्सअप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 1 इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम अ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम से डिकम्पोजर जो है उनको क्या कर दिया है, अगर वो एब्सेंट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। So, देखिए आंसर, एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर विल लीड टू द accumulation ऑफ डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ organism in our natural ecosystem. The decomposer break down complex organic substances into simple or inorganic substances so that it can go into the soil and can be used up by the plants. अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो जो डेड बॉडीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वो डिकम्पोज नहीं होंगी, उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट इज from the following group of organisms create a food chain which is most advantageous for human being in term of energy. Hawk, rat, cereal plant, god, snake, human being. So अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आपने उसकी फूड चेन बनानी है। यहाँ पे दिया हुआ कि फूड चेन क्रिएट करो, कई बार फूड चेन बनाने के लिए नहीं लिखा होता है, बट आपको फूड चेन पहले उसको एक फूड चेन में उन सभी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर है।
in a food chain which is most advantageous for human being in term of energy is cereal plant. ओके, सीरियल प्लांट, और सीरियल प्लांट से क्या मिलेगी? सीरियल प्लांट जो है ह्यूमन बींग्स को एनर्जी देगा. फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स create a food chain which is most advantageous for human being in term of energy. So यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं जैसे हॉक, रैट, सीरियल प्लांट, गॉड, स्नेक, ह्यूमन बीइंग. तो सबसे पहले तो फूड चेन बनानी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे बोला कि फूड चेन क्रिएट करो. तो देखो यहाँ पे पॉसिबल कितनी फूड चेन बन सकती हैं. सीरियल प्लांट है, उसको कौन खा रहा है? रेड खा रहा है, रेड को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है. सेकेंड फूड चेन बनेगी कि सीरियल प्लांट को गॉड खा रही है और गॉड को ह्यूमन बींग खा रहा है. बट थर्ड जो फूड चेन बन सकती है, सीरियल प्लांट को डायरेक्टली ह्यूमन बींग खा रहा है. तो इन तीनों फूड चेन, ये जो यहाँ पे फूड चेन बनी, उनमें ह्यूमन बींग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है. सीरियल प्लांट जो है, ह्यूमन बींग डायरेक्टली सीरियल प्लांट को खा रहा है. तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट जो है 10% लॉ के बेसिस पे है कि अगर सीरियल प्लांट को गॉड खा रही है तो जितनी एनर्जी सीरियल प्लांट के पास है उसकी ओनली 10% ऑफ एनर्जी जो है वो गॉड को मिलेगी. और जब गॉड को ह्यूमन बींग खा रहा है देन अगेन द 10% एनर्जी ही ह्यूमन बींग को अवेलेबल होगी. बट ऑन द इन दिस टाइम अगर ह्यूमन बींग जो है डायरेक्टली सीरियल प्लांट को खा रहा है तो जितनी एनर्जी सीरियल प्लांट के पास है उसका 10% जो है ह्यूमन बींग को मिल जाएगा. सो ये वाली फूड चेन सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है ह्यूमन बींग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज state the possible disadvantages if the cereal plant is growing in the soil rich in pesticide. तो क्या disadvantages होंगी अगर आप सीरियल प्लांट को ऐसे सॉइल में ग्रॉन करवा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे किए हुए हैं. So look at here. If the cereal plant is growing in the soil rich in pesticide, these pesticides are absorbed by the growing plant along with water and minerals. When animals eat these cereal plants, these poisonous chemical pesticides go into their bodies through food. This increase in concentration of harmful pesticide in the body of living organism as each trophic level of a food chain is called the biological magnification. Pesticides are lethal to non-target species also. The extensive use of pesticide in agriculture can change the community or microorganism living in the soil. Okay, next question is construct a food chain using the organism mentioned above. So यहाँ पे देखिए ये एक फूड वेब बनेगा. ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि सीरियल प्लांट जो है उनको डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग खा रहा है, या तो फिर सीरियल प्लांट को रैट खा रहे हैं. रैट को जो है वो स्नेक भी खा सकता है और हॉक भी खा सकता है. और थर्ड जो फूड चेन बनेगी, सीरियल प्लांट को कौन खा रही है? गॉड खा रही है, और गॉड को जो है वो ह्यूमन बीइंग खा रहा है. क्वेश्चन नंबर 24. क्रिएट अ फूड चेन of the following organism: insect, hawk, grass, snake, frog. देखिए किस तरीके से फूड चेन बनेगी. ग्रास जो है उनको इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को हॉक खा रहा है. नेम द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द क्रिएटेड फूड चेन. तो ये जो चेन आपने ऊपर बनाई इसमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है फूड चेन में वो बताना है ऑर्गेनिज्म कि कौन सा थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आता है. ये देखिए ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इंसेक्ट जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल और फ्रॉग जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगा. स्नेक जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक. तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं. बट ग्रास जो है वो फर्स्ट ही ट्रॉफिक लेवल में आएगा. तो यहाँ से आपने काउंटिंग करनी है. तो फ्रॉग जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है. फ्रॉग इज प्रेजेंट इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द अबव क्रिएटेड फूड चेन. नेक्स्ट इज which organism of this food chain will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals? So सबसे ज़्यादा non-biodegradable chemical किसके पास होंगे? Hawk is the top consumer of food chain, so it will have high concentration of non-biodegradable chemicals. Name the phenomena associated with it. तो phenomena कौन सा है? Biological magnification.
जस्ट अ मिनट, दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो केमिकल की कंसंट्रेशन जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल बढ़ती जाती है और इस फिनोमिना को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 10,000 joule of energy is available to frogs, how much energy will be available to snake in this food chain? So वही food chain consider की है। इसी फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि जो स्नेक्स हैं कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो फिर से 10% लॉ लगेगा। एज पर 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ओनली 10% of energy is received by the next trophic level. Hence, in the given food chain, if 10,000 joule of energy is available to the frog, then the energy available to snake will be 1,000 joule. तो यहाँ पे 10,000 है, तो उसका 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। तो सिंपल वे से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे ग्रास से इस साइड को पूछा है, ग्रास में एनर्जी दी हुई है, और आपसे हॉक, स्नेक या फ्रॉग में पूछी हुई है, तो आप डिवाइड कर दो। और अगर सपोज करो हॉक में एनर्जी दी है और आपसे ग्रास की पूछ ली है, मीन्स इस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स आप 10 से मल्टीप्लाई करते चलोगे। ठीक है, तो ये आंसर है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस देख लीजिए, फिर से बैक करके देख लो। इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। लिस्ट एनी टू नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आएगा, पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, लेक हो गई, रिवर हो गई, ओशंस हो गए, सी हो गए, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है जो आदमी ने नहीं बनाए हैं बट पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है। We do not clean ponds or lakes, but an aquarium need to be cleaned regularly. Why? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पर यहाँ पे आंसर थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, तो आप देख लेना, जो आपको अच्छा लगे आप वो आंसर लर्न कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पॉन्ड्स और लेक्स बीइंग नेचुरल इकोसिस्टम आर सेल्फ सफिशिएंट एंड डू नॉट नीड टू बी मेंटेन्ड रेगुलरली। ऑन द अदर हैंड, एक्वेरियम बीइंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नीड टू बी क्लीन्ड and maintained regularly. The waste generated in a pond or lake is acted upon by the decomposers, who convert them into simple soluble substances, while in aquarium the waste gets mixed with the water and left untreated due to the absence of decomposers. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर भी आया था बट इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, complete the following flow chart based on ecosystem and its components। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया और इसमें कुछ मिसिंग वर्ड दिए हुए हैं, तो ये आपको फिलअप करने हैं। सो इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम जो है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल दिया हुआ और सेकंड क्या आएगा, एक्वाटिक। ओके, सो एक्वाटिक जो है नंबर 1 पे आएगा ना। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स दिए हैं, कंपोनेंट्स में ए कंपोनेंट यहाँ पे बताया हुआ है बायोटिक कंपोनेंट। सेकंड आपको फिल करना है तो सेकंड ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। और बायोटिक कंपोनेंट किससे कंप्राइजेस होता है, लिविंग फैक्टर्स होते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट जो ए बायोटिक कंपोनेंट है वो किससे कंप्राइज होता है, ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएगी जो हमारे एनवायरमेंट में है, और यहाँ पे लिविंग फैक्टर्स आएंगे जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, लाइक microorganism, plants, animals. A terrestrial food chain with 4 trophic level is ग्रास। ग्रास को कौन खा रहा है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग और फ्रॉग को ईगल। सो ये 4 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन है। ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, इंसेक्ट सेकंड में आएंगे, फ्रॉग थर्ड में आएंगे और ईगल जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। क्या होगा हम अगर हम वन ट्रॉफिक लेवल जो है उसके ऑर्गेनिज्म को किल कर दें तो क्या होगा। Removal of the organism of any trophic level will always adversely affect the ecosystem. For example, the removal of lions and tigers will cause the rapid increase in deer population, which lead to rapid consumption of vegetation, resulting in scarcity of vegetations and population crash of deer.
ठीक है। तो थोड़ा समझा देती हूँ मैं। अगर इस फूड चेन में इंसेक्ट को फॉर एग्जांपल रिमूव कर दें, तो इंसेक्ट को रिमूव करने की वजह से जो ग्रास है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ग्रास का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्रास को खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं रहेंगे। आ, तो और सेकेंड साइड फ्रॉग को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि इंसेक्ट को रिमूव कर दिया है, तो फ्रॉग का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, जिस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को अर्थ से रिमूव करवाया है, उसके दूसरी साइड जैसे फ्रॉग यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बट दूसरी साइड जो है उस लेवल के जो पहले ट्रॉफिक लेवल आ रहा है उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। Next question is, calculate the amount of energy available to the organism at the fourth trophic level if the energy available to the organism at the second trophic level is 2000 joule. तो आई होप ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अब आप इनके आंसर जो है वो खुद कर सकते हो या खुद सॉल्व कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। According to 10% law, only 10% of energy is received by the next trophic level. Producers को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, उनको सेकेंडरी खा रहे हैं और फिर सेकेंडरी को टर्शरी कंज्यूमर खा रहे हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स के पास 20,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है या 20,000 जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी? सिंपल, आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 2000। और 2000 जो है उसको 10 से डिवाइड करोगे तो उतनी एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी, दैट इज 200 जूल। अब 200 को 10 से डिवाइड कर दो तो उतनी एनर्जी जो है टर्सरी कंज्यूमर के पास जाएगी, दैट इज द 20 जूल। If the energy available at second trophic level is 2000 joule, so the 20 joule of energy will be at the fourth trophic level. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के देख लिया आपने कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताए हुए हैं और आप इसी तरीके से इनका सोल्यूशन करोगे। सो ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। बाकी क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आप चाहती हो कि मैं किसी दूसरे सैम्पल पेपर से भी या एग्ज़ाम आइडिया से आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।